ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोलिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है ड्राइंग ऑपरेशन में वायर ड्राइंग ऑपरेशन जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए वायर ड्राइंग ऑपरेशन। वायर ड्राइंग, ठीक है, ये मेटाफोर में दूसरा है, ये किस में आ रहा है? ड्राइंग ऑपरेशन में। सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट के जो लेक्चर्स थे उनमें जो डिस्कस किया था वो हमने रोलिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो अब सेकेंड वन हमारे पास में फॉर्मिंग ऑपरेशन है उसमें वायर ड्राइंग ऑपरेशन है। ठीक है, ड्राइंग ऑपरेशन है। ड्राइंग ऑपरेशन में हम दो तरह के ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे। एक हमारे पास में कौन सा होगा? वायर ड्राइंग होगा, और दूसरा ट्यूब ड्राइंग होगा। तो आज की क्लास में हम लोग को वायर ड्राइंग के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये वायर ड्राइंग ऑपरेशन मोटे तौर पे आप लोग ये समझ सकते हो कि कोई एक हाई डायमीटर का, ज्यादा डायमीटर का एक बार है, उसके ऊपर अगर हम लोग क्या करेंगे? टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, पुलिंग फोर्स लगाएंगे, और उस वायर को, उस बार को किसी एक स्टेशनरी डाई के, ठीक है, ये हमारे पास में जो है एक स्टेशनरी डाई है। ठीक है, ये एक स्टेशनरी डाई है। इस स्टेशनरी डाई से अगर हम लोग इस ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर बार को अगर इस डाई से पास करते हैं तो यहाँ पर जो हमें एग्जिट जोन में मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? कम डायमीटर का जो है एक वायर मिलेगा। इसी पूरे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वायर ड्राइंग ऑपरेशन, इस पूरे को बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये वायर ड्राइंग ऑपरेशन किस तरीके से होगा, इसमें कितने तरह के जोन होंगे, इसके लिए एसेंशियल चीजें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इस वायर ड्राइंग ऑपरेशन को हमने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने जोन है? ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है, ये फोर्थ जोन है। यानी हमने इस पूरे वायर ड्राइंग ऑपरेशन को फोर्थ जोन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब ये हर एक जोन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जोन हमारे पास में, पहले तो आप वायर ड्राइंग में ही लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए वायर ड्राइंग में मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग वायर फ्रॉम सॉलिड रॉड, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग वायर फ्रॉम सॉलिड रॉड, थ्रू ए स्टेशनरी डाई, या इसमें देखिए पुलिंग फोर्स लगाया है ये हमने इस डायरेक्शन में, तो बाय पुलिंग थ्रू ए स्टेशनरी डाई, थ्रू ए stationary die such that stresses induced such that stresses induced। अब आपको पता है मेटल फॉर्मिंग में जो हमारे पास में स्ट्रेसेस होते हैं वो कहां से कहां के बीच में लाई करते हैं? बिफोर डिफॉर्मेशन, विदाउट डिफॉर्मेशन, हमको जो है डिजायर शेप में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स स्ट्रेसेस विल लाई इन द रेंज ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ से मटेरियल की क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए? कम होने चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पर, आप इसमें लिख लीजिए कि स्ट्रेसेस इंड्यूस इज ग्रेटर देन द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, stresses induced is greater than the yield point stress, and less than the ultimate stress point।
एंड लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, वायर प्रोड्यूसिंग का जो हो गया डेफिनेशन हो गया यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग क्या है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग वायर फ्रॉम solid rod by pulling through a stationary die such that stresses induced is greater than the yield point stress and less than the ultimate stress point। यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे ये बार है, इस बार के ऊपर आप इधर से पुलिंग फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इस साइड में पुलिंग फोर्स लगाएंगे, तो इस पुलिंग फोर्स के थ्रू जो यहाँ पे स्ट्रेसेस ऑफर हो रहे होंगे वो मटेरियल के यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के मिड में लाई करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग वन बाय वन हर एक जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक जोन वन की बात कर रहे हैं, तो ये जोन वन जो है ये डिफॉर्मेशन जोन कहलाता है। ठीक है, जोन वन हमारे पास में क्या है, वो एक डिफॉर्मेशन जोन है। आप यहां पे देखो, जो भी हमारा डिफॉर्मेशन आ रहा है, यहां तक देखिए, ये हमारे पास में क्या था, इनिशियल डायमीटर था इस वायर का। ठीक है, ये जो बार है इसका इनिशियल डायमीटर ये है। अब देखिए इसमें किसी तरह का कोई भी रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहां तक देखिए वही हमारे पास में डायमीटर मेंटेन है। ठीक है, जोन सेकंड में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ था। यहां पर, यहां से लेकर यहां तक इस बार का जो डायमीटर है वो कांस्टेंट है। बट देखिए यहीं पर, यहां पर इसका डायमीटर देखिए, दैट इज समथिंग डी नॉट। और जोन फर्स्ट कहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। यहां पे आप डायमीटर देखिए, तो इन दोनों लाइनों के बीच में एक ये लाइन है और एक हमारे पास में कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में ही हमें क्या मिल रहा है, डायमीटर में रिडक्शन मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में, जो कि जोन फर्स्ट की ये स्टार्टिंग लाइन है और ये जोन फर्स्ट की एंड वाली लाइन है। तो जोन फर्स्ट की स्टार्टिंग और एंड वाली लाइन के बीच में ही हमको क्या मिल रहा है, इस बार के डायमीटर में रिडक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी हमारा जो वायर में बार की डायमीटर में रिडक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इस पूरे प्रोसेस में केवल जोन फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा रिडक्शन कहां हो रहा है, जोन फर्स्ट में। इसीलिए जोन फर्स्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन जोन भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, जोन फर्स्ट डिफॉर्मेशन जोन। ठीक है, इसको मैं मिटाए दे रहा हूं। इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वायर ड्राइंग में, जोन फर्स्ट डिफॉर्मेशन जोन। ठीक है, जोन फर्स्ट डिफॉर्मेशन जोन। इसको डिफॉर्मेशन जोन क्यों बोला हमने, क्योंकि पूरा डिफॉर्मेशन आप देखिए इसी जोन फर्स्ट के ही अबाउट हो रहा है। ठीक है, तो जोन फर्स्ट डिफॉर्मेशन जोन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप ये लोग ये लिख सकते हैं कि जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, ऑल डिफॉर्मेशन, ऑल डिफॉर्मेशन ऑफ बार, डिफॉर्मेशन किस टाइप का, रिडक्शन ऑफ डायमीटर, रिडक्शन ऑफ डायमीटर, ये हमारा किस में हो रहा है, जोन फर्स्ट में हो रहा है। ठीक है, जोन फर्स्ट में हो रहा है। अब आप एक चीज और ध्यान देखिए, यहां पे मैंने एक एंगल बना रखा है 2 अल्फा। ठीक है, तो ये 2 अल्फा क्या एंगल है, आप देखिए ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें क्या है, ऐसे इस तरीके से डाइवर्जेंट में है। ठीक है, ये रिडक्शन के लिए जो ये डाई बनी हुई है, इसमें आप ये दो लाइनें देखिए, ये दोनों लाइनें क्या है, किस तरीके से हैं, ये डाइवर्जेंट में है। ठीक है, तो ये कहीं किसी पॉइंट पर जाके, अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे तो यहां पर कहीं जाके ये क्या होंगी, मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो हमने एक दे रखा है 2 अल्फा। 2 अल्फा क्या है, दैट इज डिफॉर्मेशन एंगल। भाई ऑब्वियस सी बात है, डिफॉर्मेशन जोन में है तो ये क्या कर रहा है, डिफॉर्मेशन एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफॉर्मेशन एंगल। ठीक है, अब बात ये आती है 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान रखिए, ये 2 अल्फा की वैल्यू इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा डिफॉर्मेशन जो जोन है उसका एंगल इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ये हम बाल ले रहे हैं,
ये किस टाइप के मटेरियल का है, ये हार्ड है मटेरियल कि ये सॉफ्ट है मटेरियल। ठीक है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2 अल्फा की वैल्यू हम लोग को कितनी कंसीडर करनी है। तो जनरली इसमें नोट डाउन कर लीजिए, 2 अल्फा जो कि हमारा डाई एंगल और डिफॉर्मेशन एंगल होता है, डाई एंगल, इस डिफॉर्मेशन एंगल तो मैंने लिख दिया और डाई एंगल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी वेरी करेगी 12 से 48 डिग्री के बीच में। ठीक है, 2 अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारी लाई करेगी 12 डिग्री से 48 डिग्री के बीच में। हालांकि ये बहुत ज्यादा रेंज है, बड़ी रेंज है। इसको अगर हम लोग केवल अल्फा से रिप्रेजेंट करें तो ये 6 डिग्री से कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि सर हार्ड मटेरियल के लिए कितना एंगल हम लोग सजेस्ट करेंगे आप, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए कितना सजेस्ट करेंगे। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो जनरली हमारे पास में सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए आप देखिए, सॉफ्ट मटेरियल को आसानी से आप क्या कर सकते हो, ज्यादा रिडक्शन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होंगे, स्ट्रेसेस आपके कम वहां पर ऑफर होंगे। ठीक है, वहां पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको डिफॉर्मेशन कर सकते हैं ज्यादा एक ही स्ट्रोक में। तो उस कंडीशन में आपके पास में सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो अल्फा की वैल्यू लाई करेगी, 2 अल्फा की वैल्यू वो 48 डिग्री के अराउंड होगी, यानी आप ये पीक वाली लेंगे। एक ही स्ट्रोक में आप ज्यादा से ज्यादा रिडक्शन कर सकते हैं। बट हार्ड मटेरियल की बात किया जाए तो हार्ड मटेरियल में आप ये रिडक्शन एंगल आप कम लोगे, यानी ये वैल्यू जो है 2 अल्फा की वैल्यू आप 12 डिग्री लोगे। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, हार्ड मटेरियल के लिए जो हमारे पास में 2 अल्फा की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू कितनी होगी, 12 डिग्री होगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप एक बार में ज्यादा रिडक्शन करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रैक प्रोपोगेट कर जाएगा, और क्रैक प्रोपोगेट कर गया तब तो क्या हो गया, ये तो हमारे लिए डिजायर इफेक्ट नहीं है, इसमें तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें विदाउट क्रैक प्रोपोगेशन, विदाउट क्रैक प्रोपोगेट किए हुए मटेरियल में रिडक्शन करना है। हार्ड मटेरियल में ये प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा फॉर्मिंग में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे उसमें वायर का डायमीटर एक स्ट्रोक में, इसलिए हम कम से कम एंगल यहाँ पर रखेंगे इसका, वो कितना होगा, 12 डिग्री। और इसमें क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल में आप आसानी से रिड्यूस कर सकते हो, इसलिए एंगल आप 48 डिग्री तक का आप लोग कंसिडर कर सकते हो मैक्सिमम के लिए। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये जो जोन फर्स्ट था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो ऑल डिफॉर्मेशन ऑफ बार है, रिडक्शन ऑफ डायमीटर, वो हमारा क्या होगा, जोन फर्स्ट में होगा। इसमें ये जो एंगल होगा जिसको कि हम लोग डिफॉर्मेशन एंगल या डाई एंगल कहते हैं, इसकी वैल्यू 12 डिग्री से 48 डिग्री के बीच में लाई करेगी, यानी अल्फा की वैल्यू 6 डिग्री से 24 डिग्री होगी। सॉफ्ट मटेरियल के लिए आप ज्यादा रिडक्शन एंगल रख सकते हो, और हार्ड मटेरियल के आपको कम रिडक्शन एंगल रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रैक प्रोपोगेशन होने के चांसेस वहां पर मेंटेन हो जाएंगे अगर आप ज्यादा रिडक्शन एक ही बार में मेंटेन कर दोगे। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आप लोग को क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर ये जोन फर्स्ट की एक लेंथ हम लोगों ने डिफाइन की है, जिसको मैंने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होती है, डाई लेंथ होती है। ठीक है, इसको हम लोग लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डाई लेंथ का क्या रोल है उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी हम लोग जोन फर्स्ट में ही बात कर रहे हैं। तो डाई लेंथ जो है, डाई लेंथ जिसको कि कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब जरा सा समझने वाली बात यहां पर आ जाती है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है, ये जो दो लाइनें आपको दिख रही हैं इस डाय में, जो लेंथ ऑफ ये डिफॉर्मेशन जोन में रिप्रेजेंट कर रहा है जोन फर्स्ट में,
इसमें आप ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर पुलिंग फोर्स लगाओगे, इस बार को इस तरीके से पुलिंग फोर्स से आप इसको खींचने की कोशिश करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों लाइनों के अलोंग फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग होगा, ठीक है, जो कि इस बार को इस डायरेक्शन में मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। भाई क्या हो रहा है भाई, यहां पर देखिए आप, यहां पर डायमीटर बार का क्या है, बहुत ज्यादा है, दैट इज समथिंग डी नॉट है, और यहां पर डायमीटर कम है। ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन हमारा क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो आप जब यहां पर पुलिंग फोर्स को लगाओगे, ठीक है, पुलिंग फोर्स जब आप लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये यहां पर ये जो डायमीटर है, जो बड़ा वाला डायमीटर है, वो उसमें होने वाले रिडक्शन का फोर्स क्या होगा, इन दोनों एजेस पे होगा, क्योंकि यहां पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, जिधर की साइड पे आप पुलिंग फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर ये हमारे पास में लेंथ और डिफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमारे पास में डिफॉर्मेशन जोन था, इसको मैंने अलग से बना दिया, और ये सॉरी, ये लेंथ एल है, तो हमारे पास में क्या होगा, इस और इस एज के अलाउ, यानी इधर और इधर के अलाउ हमारे पास में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दोनों एजेस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, इन दोनों एजेस पे लग रहा है यहां पर, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स अगर आप इसके कंपोनेंट करिए, ठीक है, तो अगर आप एक कंपोनेंट करोगे तो एक तो आएगा इधर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फ्रिक्शन फोर्स का, इसको आप एफ एफ एच कह लो, और एक इसका क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसको एफ एफ वी कह दीजिए। इसी तरीके से इधर भी आएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एफ एफ एच, और एक आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको कि आप बोलोगे एफ एफ वी, ठीक है। तो ये अगर आप दो कंपोनेंट कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, दोनों एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे वो आपके क्या होंगे, इस डायरेक्शन में लगेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिस साइड में आप पुलिंग फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लगेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, दोनों फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमें यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कर क्या रहे होंगे, ध्यान से देखिए, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाली एज में आ रहा है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है, नीचे वाली एज में आ रहा है। तो ये दोनों जो वर्टिकल कंपोनेंट वाले फोर्सेस हैं वो इस डाई को क्या करेंगे, इस डाई को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये डाई क्या है, ये इस तरीके से इसको दबा रही है, और ये क्या करेंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक डाउनवर्ड, वो क्या करेंगे, डाई को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो रही बात। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, इस पुलिंग फोर्स के अगेंस्ट में लगेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर हम ये मेटाफॉर्मिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों ही फोर्स, जो दोनों ही कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स के आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे मेटाफॉर्मिंग प्रोसेस में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज तो ये कि अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करो तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आपकी डाई को ही तोड़ने पर लगा हुआ है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा ये जो पुलिंग फोर्स है इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। भाई ये इसके अगेंस्ट में लग रहा है तो हमको और भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा इसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम फ्रिक्शन फोर्स को क्या करें, रिड्यूस करें, इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करें जिससे कि हमारा मेटाफॉर्मिंग का जो ऑपरेशन है वो स्मूथली हो पाए, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फ्रिक्शन फोर्स, इसको लिख लो, फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा, जिसको मैंने यहां पे किससे रिप्रेजेंट किया, एफ एफ एच से, एफ एफ एच, ये क्या करेगा, जो ड्राइंग फोर्स है, ड्राइंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। भाई ये अगेंस्ट में लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका रोल, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा था वो ड्राइंग फोर्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं इसको,
जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है फ्रिक्शन फोर्स का, वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ एफ वी से, ठीक है, एफ एफ वी। ये क्या करेगा, ये हमारा जो डाई है उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा, ट्राई टू डैमेज द डाई, ट्राई टू डैमेज द डाई, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो जाएगी। तो ये जो दो हमारे फ्रिक्शन फोर्स है इनका ये रोल रहेगा। अब इन फोर्सेस को हम किस तरीके से रिड्यूस करें उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए अब इंपॉर्टेंस आ जाएगी जोन सेकंड की, ठीक है, जोन सेकंड की। जिस जोन सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग जोन बोलते हैं, ठीक है। तो जोन फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि जोन फर्स्ट में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, वायर रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो हमारी डिफॉर्मेशन वाली एजेस हैं टाई की, वहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और इस फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्राइंग फोर्स की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, इस डाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब इन फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम जोन सेकंड की बात करेंगे। यहां पे हमने क्या किया है, कुछ लुब्रिकेंट्स का यूज किया है। ये देखिए, जो ड्रॉप ड्रॉप करके मैंने दिखाया है जोन सेकंड के अराउंड, ये क्या है, एक लुब्रिकेंट है, ठीक है। ये लुब्रिकेंट का बेसिकली काम क्या होता है, वो फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन अगर रिड्यूस होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारे ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएंगे, रिड्यूस करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स अगर हमारे रिड्यूस करेंगे तो उनके कंपोनेंट की वैल्यू भी कम होगी, और कंपोनेंट की वैल्यू कम होगी तो जो ऑड इफेक्ट हमारा पड़ रहा था मेटाफॉर्मिंग में, वो चीजें हमारे क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम लोग जोन सेकंड की बात करेंगे, इसको हेडिंग डाल लीजिए, जोन सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज लुब्रिकेटिंग जोन। जोन सेकंड, लुब्रिकेटिंग जोन, जोन सेकंड लुब्रिकेटिंग जोन, ठीक है। अब लुब्रिकेटिंग जोन की अगर बात करें तो लुब्रिकेटिंग जोन में हमने क्या किया यहां पर, कि कुछ लुब्रिकेंट्स को फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहां पर फिल कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी यूज lubricant in zone second, in zone second, इसको मैंने रोमन लेटर से किया तो उसको ऐसे दिखा देते हैं, जोन सेकेंड, इसके लिए रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो आप लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं ये किस तरीके का होना चाहिए वायर डाइंग ऑपरेशन में, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए इसी सेक्शन में, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट यूज, ठीक है, टाइप्स ऑफ lubricants used, ठीक है। हम किस तरह का लुब्रिकेंट यूज करेंगे उसके टाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में कितने तरह के लुब्रिकेंट अवेलेबल हैं, एक हो सकता है सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। फर्स्ट वन आप लिख लीजिए, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कोई लुब्रिकेंट हम यूज ही ना करें, तो नो लुब्रिकेंट यूज। पहले तो ये हम देखें कि लुब्रिकेंट का यूज ही क्या हो रहा है, अगर ना यूज करें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो नो लुब्रिकेंट यूज, उस कंडीशन में क्या होगा, आपने कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं किया, ठीक। तो उस कंडीशन में
ऑब्वियस सी बात है, जब आपने कोई लुब्रिकेंट यूज नहीं किया तो फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, और जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है जो फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू जो एनर्जी हमारी डिसिपेट होती है वो किसके होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, हीट जो है बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी, और अगर हमारे पास में यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और उससे हमारा क्या होगा, जो वायर की सरफेस है वो ब्लैक या बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन लुब्रिकेंट यूज में आपके पास में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हीट हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सरफेस ऑफ वायर क्या होगा, ब्लैक हो जाएगी या बर्न कलर में हो जाएगी, जल जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए ऑड इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए नो लुब्रिकेंट कंडीशन वाली तो हमें यूज ही नहीं करना, हम तभी क्या करते हैं, कोई ना कोई लुब्रिकेंट यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास में क्या हो गई, नो लुब्रिकेंट कंडीशन हो गई। सेकेंड वन कंडीशन क्या हो सकती है, हम कोई लुब्रिकेंट यूज करें। अब लुब्रिकेंट भी तो कई तरह के होते हैं, तो हम पहली कंडीशन में क्या लिए ले रहे हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट लिए ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट कंडीशन में क्या ले रहे हैं, कोई सॉलिड पाउडर लुब्रिकेंट यूज करे दे रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं कि जोन सेकंड में ही चल रहा है सब कुछ। क्या है, सॉलिड पाउडर लुब्रिकेंट यूज किया हमने। ठीक है, सॉलिड पाउडर लुब्रिकेंट यूज किया। ठीक है, अब सॉलिड पाउडर लुब्रिकेंट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर सॉलिड पाउडर आप लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ग्रेफाइट का पाउडर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का पाउडर होता है, वो एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आप यहां पर सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फ्रिक्शन को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन साथ ही साथ में क्या करेगा, उसके जो कुछ अब्रेसिवनेस होगी उस लुब्रिकेंट पाउडर में, जो थोड़ी बहुत अब्रेसिवनेस होगी, वो क्या करेगी, इस वायर के ऊपर स्क्रैचेस डाल देगी, क्योंकि वायर आप इधर से पुलिंग कर रहे हो। ठीक है, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में ये क्या भरा हुआ है, सॉलिड लुब्रिकेंट भरा हुआ है। तो जब आप उसको पुलिंग करोगे तो वो लुब्रिकेंट के जो पाउडर होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, पाउडर पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, उस वायर के ऊपर स्क्रैचेस प्रोड्यूस कर देंगे, तो उससे शाइनिंग आ जाएगी वायर में। ठीक है, तो ये चीज इसको नोट कर लेते हैं हम लोग कि सॉलिड पाउडर लुब्रिकेंट को जो आप इंटरफेस में यूज कर रहे हो तो ये फ्रिक्शन को तो रिड्यूस करेगा, जो माइक्रोस्कोपिक स्केचेस होंगे वो वायर सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, सॉलिड पाउडर लुब्रिकेंट को जो हमने यूज किया, फ्रिक्शन हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पार्टिकल्स ऑफ लुब्रिकेंट produces produces micro scratches, micro scratches और जब माइक्रो स्क्रैचेस हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सरफेस ऑफ वायर होगा, सरफेस ऑफ वायर होगा वो ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, शाइनिंग आ जाएगी उसमें। भाई किसी भी चीज को, मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर में अगर आप स्क्रैच करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें शाइनिंग आ जाएगी। तो कौन कौन से हम लोग सॉलिड जो है लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, कार्बन पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर, ठीक है,
ग्लास पाउडर, कार्बन पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर, ग्लास पाउडर। ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये सॉलिड लुब्रिकेंट की बात हो गई। अब देखिए हमने कौन कौन से पढ़े हैं, नो लुब्रिकेंट यूज कर लिया, सॉलिड लुब्रिकेंट अब हम लोग यूज कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट तो आपने सुना ही है, ठीक है, वही हम लोग अधिकतर यूज करते हैं। तो लिक्विड लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो उसके क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या ड्रॉबैक है, उनको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक तो कुछ ऐसा नहीं है हमारे पास में, एडवांटेज ही है उसके। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, लिक्विड लुब्रिकेंट यूज। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, आई थिंक थर्ड हो गई। लिक्विड लुब्रिकेंट यूज्ड। ठीक है, लिक्विड लुब्रिकेंट यूज अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से लिक्विड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स, मिनरल ऑयल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स, मिनरल, वेजिटेबल मिनरल ऑयल। ठीक है, सॉरी, एसई ऑयल, सोप। ठीक है, सोप सॉल्यूशन, एटीसी। ठीक है, ये सारे आप जो है लिक्विड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड लुब्रिकेंट को आप यूज करोगे लिक्विड लुब्रिकेंट को, लिक्विड लुब्रिकेंट को आप यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, तो वही वाली कंडीशन हो गई हमारे पास में, टेम्परेचर की वैल्यू रिड्यूस करेगी, टेम्परेचर की वैल्यू रिड्यूस करेगी, तो ऑब्वियसली बात है जो ऑड इफेक्ट हमारा सरफेस पर पड़ रहा था वो हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। तो सॉलिड पाउडर हो गया, लिक्विड लुब्रिकेंट हो गए। ठीक है, नो लुब्रिकेंट कंडीशन, ये सारी हमने पढ़ ली जोन सेकंड की। तो अब आप लोगों ने दो जोन पढ़ लिए। जोन फर्स्ट था, क्या था हमारे पास में, डिफॉर्मेशन जोन था, जिसमें कि पूरा ओवरऑल डिफॉर्मेशन हो रहा था। जोन सेकंड, जोन फर्स्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहे थे उनको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, जोन सेकंड के अराउंड हमने लुब्रिकेंट को यूज कर लिया, जिससे कि हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यू हमारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब आता है ये जोन थर्ड। जोन थर्ड का क्या रोल है, देखिए अभी मैंने जब मेटल फॉर्मिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस मेटल फॉर्मिंग के स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने एक टर्म कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में भी कुछ मटेरियल के अंदर क्या होता है, इलास्टिक नेचर रहता है। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में भी जो आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन रीजन आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, उसमें भी मटेरियल के अंदर कुछ इलास्टिक नेचर रहता है। यानी अगर आप क्या चाहते हो कि जितना डिफॉर्मेशन हुआ है वो पूरा पूरा डिफॉर्मेशन बना रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर तक उस पर फोर्स को बनाए रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा के उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन पर लेके जाते हैं, और परमानेंट डिफॉर्मेशन पर लेके जाने के बाद जैसे ही आप फोर्स को, थोड़ी देर के लिए फोर्स लगा था आपने तुरंत रिमूव कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, जितना आपने डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से लगाया था उस पर कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई, जितना फोर्स लगाया है तो उसमें जितना डिफॉर्मेशन हो रहा, वॉट एवर जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बना रहे, ऐसा ना हो कि हम फोर्स हटाएं तो उसमें कुछ कमी आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स की वैल्यू को थोड़ी देर तक मटेरियल के ऊपर बनाए रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कुछ कहानी यहां पर भी हो रही है। किसमें हो रही है, जोन थर्ड में। ठीक है, आपने क्या किया, जोन फर्स्ट के थ्रू यहां पर डिफॉर्मेशन किया, जिससे कि हमारा क्या हो गया, बार बार का जो है डायमीटर में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब उसके बाद आप जोन थर्ड में आ गए। अब जोन थर्ड में जितना यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, अगर सपोज मान लीजिए आप यहीं पर
एकदम से एग्जिट जोन में आप निकाल देते, जोन थर्ड को आप मिस कर दो, जोन थर्ड को आप हटा दो, जोन फर्स्ट होता और इसी के बाहर क्या हो जाता, ये डाई से बाहर निकल जाता, तो समथिंग हाउ क्या होता, मटेरियल में डिफॉर्मेशन बना रहता, लेकिन जितना डिफॉर्मेशन यहां पर है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता, रिकवरी हो जाती, थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर हो जाती। ठीक है, पूरा रिकवर होके यहाँ इतना डायमीटर ना ही हो पाता, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रिकवरी जरूर हो जाती। क्यों? क्योंकि मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में भी कुछ ना कुछ मटेरियल के अंदर क्या होता है, इलास्टिक नेचर मेंटेन रहता है। तो उस इलास्टिक नेचर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, जोन थर्ड बनाया। अब इस जोन थर्ड के बनाने से फायदा क्या हुआ, जैसे ही मटेरियल जोन फर्स्ट से डिफॉर्मेशन हुआ, देखिए इतनी पर्टिकुलर लेंथ तक, यहां से लेकर यहां तक की जो भी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस तक क्या होगा, जितना यहां पर डिफॉर्मेशन था वही डिफॉर्मेशन बना रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो डाई लगी हुई है, तो ये मटेरियल को फिर से जो रिकवरी हो सकती थी उसके चांसेस को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, उसके चांसेस को वो खत्म कर देगी। ठीक है, तो ये आपकी जो लेंथ है, ये क्या है, डेट इज कॉल्ड एज साइजिंग जोन। साइजिंग जोन के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा और किसी तरह की रिकवरी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं जोन थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज साइजिंग जोन। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए जोन थर्ड दैट इज नोन एज साइजिंग जोन। जोन थर्ड दैट इज नोन एज साइजिंग जोन। ठीक है, तो साइजिंग जोन में ये पॉइंट लिख लीजिए कि इट इज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जोन, इट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जोन which is equal to cross section area of exit zone। ठीक है, डेट मीन्स क्या है कि देखिए ये जो जोन 4 है ये आपका एग्जिट जोन है, तो जितना जोन 4 बाहर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है उसका जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना ही जोन थर्ड की पूरी लेंथ तक बना रहता है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो वही चीज लिखा हुआ है कि इट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जोन विच इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ exit zone. This is used for converting elastic deformation present in the plastic deformation। ठीक है, इसमें लिख लीजिए दिस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग elastic deformation present, elastic deformation किसमें, present in plastic region, plastic region किसमें कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, जो समथिंग हाउ थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास में इस परमानेंट डिफॉर्मेशन रीजन में कुछ इलास्टिक नेचर था उसको भी ये क्या कर देता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए आपने इतनी लेंथ तक क्या रखा, कांस्टेंट रखा क्रॉस सेक्शन, यानी वो फोर्स जो थे वो आपने मेंटेन रखना है थोड़ी देर तक, जिससे कि कोई भी जो हमारा रीगेन करने का जो मटेरियल के अंदर नेचर था वो पूरी तरह से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया, तो ये तो हो गया साइजिंग जोन का रोल। ठीक है, और लास्ट वन जोन हमारे पास है जोन 4। ठीक है, तो लास्ट वन जोन जो है जोन 4 है। अब आप देखिए जोन 4 के पहले आपको कुछ इस तरह का ये डाइवर्जन मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस डाय में हमने क्या किया, इस तरीके से एक डाइवर्जन बना दिया। ये डाइवर्जन किस लिए बनाया हुआ है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये लुब्रिकेंट था, ठीक है, ये लुब्रिकेंट था, लिक्विड लुब्रिकेंट था। जब आप इस वायर के ऊपर पुलिंग फोर्स लगा रहे हो, जब इस वायर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, पुलिंग फोर्स लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वायर जो है
ये लुब्रिकेंट्स के साथ में, इस लुब्रिकेंट के साथ में तेजी के साथ में क्या होगा, इस डिफॉर्मेशन जोन से होते हुए ये लुब्रिकेंट ये साइजिंग जोन से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यानी वायर के साथ साथ हमारा क्या होगा, ये लुब्रिकेंट भी इस वायर के साथ साथ एग्जिट जोन की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन भी आ रहा है, बीच में काफी ज्यादा हीट एनर्जी भी जनरेट हो रही है, और वायर को आप एक पुलिंग फोर्स से लगा रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, इस लुब्रिकेंट के ऊपर प्रेशर भी लग रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये लुब्रिकेंट इस वायर के साथ साथ एग्जिट जोन की ओर मूव कर रहा होगा, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर, इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होगी कि सपोज मान लीजिए यहां पर ऑपरेटर एक लगा हुआ है, वो ऑपरेटर क्या कर रहा है, या ऑपरेटिंग के लिए कोई हमारी ऐसे वायर वॉन्ड मशीन लगी हुई है जिसमें ऐसे ऐसे करके हमारा क्या हो रहा है, वायर यहां पर क्या हो रहा है, उसमें चारों तरफ लिपट रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये डाइवर्जेंस जोन हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का लुब्रिकेंट इस ऑपरेटर के ऊपर या जो हमारी वायर वॉन्ड मशीन है उसके ऊपर वो गिर सकता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लुब्रिकेंट अगर ऑपरेटर या मशीन के ऊपर गिर जाएगा एग्जिट जोन में बाहर जहां पर वायर हम लोग समेट रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मशीन या ऑपरेटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर ये डाइवर्जेंट जोन दे दिया। अब डाइवर्जेंट जोन से क्या होगा कि सपोज मान लो यहां से ये लुब्रिकेंट कुछ ऐसे ऐसे आएगा भी, तो क्या होगा, इसके पास में प्रेशर है, टेम्परेचर है, लेकिन ये यहां पर क्या है, इंक्लाइनेशन है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इंक्लाइनेशन है। तो उससे क्या होगा, ये ऊपर की ओर जब चढ़ेगा तो अपना प्रेशर क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और वापस ये क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट बैक हो जाएगा। यहां से भी यही होगा, ये इसके ऊपर चढ़ेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, वापस बैक हो जाएगा। तो ये जो बैक हो जाए, ये बाहर ना निकले, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डाइवर्जेंट जोन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जिट जोन में डाइवर्जेंट जोन का यहाँ पर जो है बेसिकली रोल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए जोन 4 एग्जिट जोन, जोन 4 एग्जिट जोन। जोन 4 एग्जिट जोन। ठीक है, तो जोन 4 में एग्जिट जोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास में यही है कि लुब्रिकेंट जो हमारे पास में यूज हो रहा है वो आउटर सरफेस को डैमेज ना कर पाए, ऑपरेटर को ना डैमेज कर पाए। तो इसलिए इसमें क्या किया हम लोगों ने, डाइवर्जेंट जोन बनाया हुआ है। तो इसमें लिख लीजिए जोन 4 एग्जिट जोन में हमने क्या किया है, ये जो है, ये जो इस तरीके का था हमारे पास में, ये हमने यहाँ पर क्या किया, डाइवर्जेंट जोन बनाया है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट जोन बनाया है। डाइवर्जेंट जोन क्यों बनाया है, टू अवॉइड द डैमेज थ्रू थ्रू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर लुब्रिकेंट। ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो लुब्रिकेंट है उससे आउटर सरफेस पर किसी तरह का कोई भी डैमेज ना हो पाए, फ्रंट बॉडीज किसी तरीके से डैमेज ना हो पाए, इसलिए हमने क्या किया है, जोन 4 में एग्जिट जोन को यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया कंडीशन। ठीक, तो ये आपके पास में मैंने आपको जो है वायर ड्रॉइंग ऑपरेशन के बारे में पूरा बताया कि किस तरीके से वायर बनते हैं। इसमें 4 जोन थे। जोन फर्स्ट हमारे पास में क्या था, डिफॉर्मेशन जोन था। जोन सेकंड हमारे पास में क्या था, लुब्रिकेटिंग जोन था। जोन थर्ड हमारे पास में क्या था, साइजिंग जोन था। जोन 4 हमारे पास में क्या था, एग्जिट जोन था। ठीक है, तो ये हमने 4 तरह के जोन में इनको डिवाइड कर दिया, हर एक जोन का क्या क्या रोल है उसके बारे में बताया। सेम जिस तरीके से आपने ये वायर ड्रॉइंग ऑपरेशन को स्टडी किया है, कुछ इसी तरीके से हमारे पास में क्या होता है, ट्यूब ड्राइंग ऑपरेशन होता है। ठीक है,
वायर ड्राइंग और ट्यूब ड्राइंग ऑपरेशन में बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल हैं, केवल एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूं। उसमें भी डाई होगी, उसमें भी आपको पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, उसमें भी आपके इसी तरीके से जोन होंगे। बस डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, डिफरेंस ये होता है कि वायर क्या होता है, वायर तो आपका पूरा सॉलिड होता है, और जो ट्यूब होगा वो क्या होगा, उसके अंदर हॉलो सेक्शन होगा। ठीक है, ट्यूब के अंदर क्या होता है, हॉलो सेक्शन होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर हम क्या करते हैं, ट्यूब को इसी तरह की डाई में से पास होकर जाएंगे और वहां पर एक मैंड्रल को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, वो मैंड्रल यहाँ पर प्लेस रहता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुलिंग फोर्स लगाएंगे और उसको जो है ट्यूब के फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आज तो वो ट्यूब ड्राइंग वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, आज वायर ड्राइंग ही हम लोग कर पाएंगे डिस्कस। अच्छा, इस पर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वायर ड्राइंग पे बेस न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल किस तरह के होंगे, देखिए आपको पता है यहाँ पर क्या है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है, फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन रेशियो आएगा। ठीक है, ए नॉट अपॉन ए फाइनल। ठीक है, ए नॉट आपका इनिशियल और ए फाइनल आपका फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस ऑफर हो रहे हैं वो किस तरीके के हो रहे हैं, कितना हमारा मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ के रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें हमारे एक्सपेंशन में आती हैं। तो ये जो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है और जो ट्यूब ड्राइंग वाला है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, अब तक आज तक जो पढ़ाया गया है उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बिफोर क्लास को लीव करने के, कि अटेंडेंस आप लोग की बहुत कम है। मुझे ये नहीं पता कि